इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, उसके साथ उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो रिसर्च कर रहे थे कि ठीक है, यदि एक एटम है उसके अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो उसके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए वो मॉडल प्रपोज करना चाहते थे कि कुछ ऐसे अरेंज होंगे। तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडल दिए। उसमें से जो फर्स्ट मॉडल आया था वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया कि एटम एक स्फीयर है जो कि 10⁻⁻10 मीटर का होता है, और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे धसे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो केक होता है उसके बीच में जो चॉकलेट्स होते हैं, या आपने देखे होंगे कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर कैसे धसे हुए रहते हैं। या फिर बेस्ट एग्जांपल वाटर लेमन है। वाटर लेमन को आपने देखा होगा कि उसका जो पल्प होता है, उस पल्प को उन्होंने क्या कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो सीड है वो सीड को उन्होंने क्या कहा कि वो नेगेटिव चार्ज है। तो सेम वैसे ही स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। उन्होंने कहा एटम कि ये हो गया उसका पॉजिटिव चार्ज और ये है उसका नेगेटिव चार्ज। ऐसे उन्होंने मॉडल को प्रपोज किया। तो ये मॉडल हमको क्या एक्सप्लेन करता है, ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम की न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो रही है, और इसके साथ ही इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो एटम का मास है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो ठीक था फर्स्ट पॉइंट कि इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है, लेकिन मास जो है वो पूरे एटम पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। आगे हम और मॉडल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। वैसे भी आपको पता है एटम ऐसा होता है, न्यूक्लियस छोटा सा होता है, बीच में होता है, और यहाँ पर उसकी शेल्स होती है। तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये कि जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल था, उस स्कैटरिंग मॉडल को थॉमसन मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। दूसरा ड्रॉबैक कि हाइड्रोजन एटम को ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। और तीसरा इसका जो ड्रॉबैक था वो ये कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विद इन द पॉजिटिव स्फीयर, कैसे ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ठीक है, यदि ये हमने पॉजिटिव स्फीयर बना लिया तो उसके अंदर ही नेगेटिव चार्ज कैसे प्रेजेंट है, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं करता। वो एक्सप्लेन ये क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल वे में, मतलब उन्होंने एज्यूम किया ऐसा कि ऐसा होता होगा। उन्होंने किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये मॉडल नहीं प्रपोज किया था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। ये हो गया हमारा थॉमसन मॉडल। इसके बाद हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो जे थॉमसन, इसके पहले वाला हमने जो थॉमसन मॉडल देखे वो किसने दिया था? जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने ही ऐसा भी सोचा था। उन्होंने 3 टाइप से उन्होंने मतलब मॉडल लिए थे। 3 अपने उन्हें अजम्पशंस लिए थे, उसमें से तीसरे वाले अजम्पशन को उन्होंने मॉडल बनाया था जो मैंने आपको बताया। उनका एक अजम्पशन ये भी था, उन्होंने ये भी सोचा, अजम्पशन मतलब कि उन्होंने ये भी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि इसका मास जो है वो न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता हो, और उन्होंने ये सोचा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में हो और नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ, ऐसा भी उन्होंने सोचा। तो उसके बेस पर उनके ही एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च करने पर उनको फिर कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, उसके बेस पर उन्होंने फिर कुछ पोस्टुलेट्स दिए। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक गोल्ड की बहुत ही थिन फॉइल ली थी। उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली, बहुत ही थिन फॉइल। ये उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल, इसका साइज क्या रखा उन्होंने? बहुत ही थिन फॉइल ली, मतलब 100 नैनोमीटर की उन्होंने इतनी थिकनेस वाली उन्होंने गोल्ड की फॉइल की, 0.00004 सेंटीमीटर इतनी थिकनेस की उन्होंने फॉइल की। और फिर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई, मतलब कि इस पर अल्फा पार्टिकल को पास करवाया, उसकी बौछार करवाई, बॉम्बार्डिंग करवाई। तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल इस पर आए तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? पहला ऑब्जर्वेशन, उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत सारी
वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकलते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि बहुत ही स्मॉल जो अल्फा रेस थी वो डेविएट हो गई। ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इस गोल्ड फॉइल में से सीधे पास हो जा रहे हैं, कुछ अपने पाथ से डेविएट हो जा रहे हैं, जैसे ये। और उन्होंने देखा कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वापस आ जा रहा था। तो ये उनके 3 ऑब्जर्वेशन थे। इस बेस पर पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि अल्फा रेज जो है वो सीधी निकल गई। दूसरे में उन्होंने देखा कि अल्फा रेज जो है वो अपने पाथ से कुछ, मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेज जो है वो निकल जा रही, कुछ जो है डेविएट हो जा रही थी, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, मतलब कि 20,000 में से 1 अल्फा रेज जो है वो उसी तरफ वापस आ रही थी। तो ये उनके 3 ऑब्जर्वेशन थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ दी, ये 3 ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर 3 कंक्लूजन निकाले। उन्होंने पहला कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारा हॉलो स्पेस होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया, वैकेंट स्पेस होना चाहिए एटम के अंदर। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ स्मॉल अमाउंट में जो अल्फा रेज थी वो डेविएट हो जा रही थी, डिफ्लेक्शन को शो कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि डेविएट क्यों हो जा रही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो रिपल्शन के कारण ऐसा शो कर रही है। देखिए ये जो अल्फा रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज रेज जब इस पर आती है तो आने के बाद उन्होंने कहा कि वो किसी पॉजिटिव पार्टिकल से, मतलब कि उन्होंने इंडिकेट किया न्यूक्लियस से वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है, रिपेल्ड हो जाती है। अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल होती है, इसलिए डिफ्लेक्टेड हो जाती है। और उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक सर्कुलर पाथ भी होना चाहिए, या तो फिर इसके अंदर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, जिससे ये क्या हो जाती है, जब ये उससे टकराती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सर्कुलर पाथ भी होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि बहुत ही कम, मतलब 20,000 में से एक रेज जो वापस आ रही है 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखिए ऐसा है कि यदि आप वॉल पर, जो बॉल होती है मतलब दीवार, उस पर वो जो खेलने वाली बॉल होती है उसको यदि आप फेंकेंगे तो फेंकने पर क्या होता है कि वो वापस आपकी तरफ आती है। तो वापस आपकी तरफ क्यों आती है, इसीलिए आती है क्योंकि वो जो बॉल है वो बहुत ही हार्ड है, मतलब हैवी है ना, आप ऐसे समझिए हैवी है बॉल। तो जब आप बॉल को उस पर फेंकते हैं तो वो वापस आपकी तरफ आ जाती है। तो वैसे ही इसमें भी है कि ये बहुत ही हैवी है, तो जब इस पर अल्फा रेज आती है तो वो वापस उसी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही हैवी पार्टिकल है जो एटम के सेंटर में होना चाहिए। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि यदि हम न्यूक्लियस को एक गेंद के बराबर, एक बॉल के बराबर यदि सपोज करें तो जो एटम का साइज होगा, वो एटम की जो रेडियस होगी वो 5 किलोमीटर तक होगी। फिर इन 3 कंक्लूजन के बेस पर उन्होंने 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल प्रपोज किया था उसमें उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए। फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि एटम जो है उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास, यानी होल मास एंड होल पॉजिटिव चार्ज आर सेंटर्ड इन द सेंटर ऑफ द एटम। जो भी उसका पॉजिटिव चार्ज है जितना भी है और जितना भी उसमें मास है वो पूरा की पूरा उसके सेंटर में सेंटर्ड होता है, और उसी को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस का। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट करते हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में भी होता है कि वैसे ही एटम में भी होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो
कंटिन्यूअसली मोशन में है, मतलब जैसे यदि ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं और रिवॉल्व होते हुए ये एक सर्कुलर पाथ को बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने कहा कि यही क्या है, ऑर्बिट है। और थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का और जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये उनके 3 पोस्टुलेट थे। इसके बाद हम इसके ड्रॉबैक देखते हैं कि इस एटॉमिक मॉडल के क्या ड्रॉबैक। फर्स्ट ड्रॉबैक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये था, देखिए उन्होंने बताया क्या था, उन्होंने ये बताया था कि जैसे सन के अराउंड जो प्लैनेट होते हैं वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम होता है एटम के भी अराउंड उन्होंने कहा कि जैसे सन एक हैवी पार्टिकल है, वैसे ही एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि हैवी पार्टिकल है और इसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसे रिवॉल्व होते हैं और एक पाथ को बनाते हैं। तो फिर ये माना गया, और उन्होंने बताया था इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल है इनके बीच में कूलॉम फोर्स काम करना चाहिए, मतलब यदि हम कूलॉम फोर्स देखें तो वो होगा K Q1 Q2 R का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये कूलॉम फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो मैथमेटिकली जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके जैसा ही है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, G कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय R। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसके जैसा है। यहाँ पर Q1 Q2 ये चार्ज है, R रेडियस होती है, ऐसे यहाँ पर भी ये R रेडियस होगी और M1 M2 मास होते हैं। सोलर सिस्टम पर जब क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई किया जाता है तो पता चलता है कि जो प्लैनेट है वो एक डिफाइनाइट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं और इनका जो पाथ है वो डिफाइनाइट है, मींस वो कम ज्यादा नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। और प्रैक्टिकली भी ये सही निकला। जब फिर इनके डिफाइनाइट पाथ के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेशंस किए गए तो प्रैक्टिकली भी ये ऑब्जर्व किया गया कि हाँ ये डिफाइनाइट पाथ में ही घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास कंजर्व रहेगा, मास कम नहीं होगा। लेकिन यदि इसी सोलर सिस्टम, ये जो हमने क्या सपोज किया कि हमारा जो सोलर सिस्टम, हमारा जो न्यूक्लियर मॉडल है वो न्यूक्लियर मॉडल को हमने सोलर सिस्टम से सपोज किया। तो यदि इस पर हम अप्लाई करके देखें तो यहाँ पर देखिए ये 2 चार्ज्ड पार्टिकल है यहाँ, और यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई पार्टिकल यदि किसी चार्ज पार्टिकल, यदि कोई पार्टिकल भी यदि किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो एक्सीलरेट हो जाता है। यदि उसका स्पीड कांस्टेंट है तो भी वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो एक्सीलरेट हो जाएगा। और मैक्सवेल ने कहा है कि एक्सीलरेटेड पार्टिकल जो होते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कॉज करते हैं। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन, यदि हम यहाँ पर इस मॉडल को देखें, ये एटम का मॉडल, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है तो ये एक्सीलरेट होगा और एक्सीलरेट होने के कारण ये अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर करेगा। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होगी वो किस वजह से रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मूव कर रहा है तो उसके मोशन की वजह से ही तो एनर्जी रिलीज होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी एनर्जी में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आएगी, और वो यदि इस पाथ में घूम रहा है तो इस पाथ से घूमते घूमते धीरे 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 वो इसके न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और आखिरी में इसके ऊपर आकर गिर जाएगा और ये इस एटम को खत्म हो जाना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता। और उन्होंने कहा कि ये पूरे काम में टाइम कितना लगना चाहिए, 10⁻⁻⁸ सेकेंड, इतना टाइम लगना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, एटम तो डिस्ट्रॉय होता है। तो फिर
वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों। हाँ, यदि हम ऐसा मान ले कि ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर स्टेशनरी है, जैसे यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया कि वो घूम नहीं रहे और यहाँ पर ये, तो ऐसा होने पर क्या होगा कि यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी बना देंगे तो वो तुरंत, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तुरंत इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाएगा और आपका न्यूक्लियस डेंस हो जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं। तो फिर ये इनकी एक लिमिटेशन थी। इनका दूसरा लिमिटेशन क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि किसी के अंदर यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी ये डिस्क्राइब नहीं कर पाते, जो कि हम आगे क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बोहर बजी ने